हेलो साथी, आज हम लोग देखेंगे क्या जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में आज सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। साथियों, इससे हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन से हेडिंग, कुछ साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और कुछ बिग बैंग थ्योरी के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, बल्ज के बारे में, और एंड्रोमेडा क्या होता है, और ये नेबुला क्या होता है, साइरस डॉग स्टार क्या होता है, और प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या होती है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक, तारे क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, और रेड जॉइंट क्या होता है। आगे देखेंगे सुपरनोवा, फिर देखेंगे सुपरनोवा के दो कंडीशन देखेंगे, और देखेंगे लास्ट जाते जाते ब्लैक होल। साथ ही आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, कुछ इसमें से हल्का दिखाई देगा क्योंकि मैंने इसे 3-4 दिन से नोट किया है, अब बना नहीं पा रहा था। आज खाली पाया हूँ तो वीडियो बना दे रहा हूँ, शूट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा कलर भी उड़ गया है इसका, कहीं कहीं मिट भी गया है। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी स्टोरी को। तो ये साइंटिस्ट तीनों का नाम ही अच्छे से याद कर लेना, इनके बारे में तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं लास्ट में बताऊँगा, लास्ट में क्या एक अगले पार्ट में बताऊँगा धूल परिकल्पना क्या होती है, निहारिका परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी। हालांकि बिग बैंग थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूल परिकल्पना किसने दिया था, धूल परिकल्पना क्या है, किसने दिया था, तो ऑटो स्मिथ ने। और निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, लाप्लास ने। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, ये सबको मालूम है, ठीक ना। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर, नहीं मालूम तो याद करिएगा, ठीक ना, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आगे का गिर जा रहा है यार आइटम। आगे क्या देखें, बिग बैंग थ्योरी क्या है, आगे का बिग बैंग थ्योरी समझते हैं। देखिए साथियों, बिग बैंग थ्योरी यहाँ मैंने लिखा है, ठीक ना। तो लिखने का मतलब क्या था कि एक शुरुआत में सबसे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले जो पूरा था ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड उत्पत्ति नहीं, ब्रह्मांड था, फिर भी बोल रहे हैं। करने का मतलब कि जो भी रहा होगा उस समय, उसमें एक गोले के रूप में था, एक छोटा सा गोले के रूप में, एक छोटी पिंड के रूप में था। इसका घनत्व तो बहुत अधिक था, द्रव्यमान बहुत अधिक था। अचानक हुआ क्या, ये विस्फोट होने लगा। साथियों, ये अचानक क्या हुआ, विस्फोट होने लगा। विस्फोट होकर टूटने लगा, या कई भागों में टूटता गया, ऐसे ऐसे टूटने लगा। इसी घटना को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जिसे लेमेंटियर ने बताया था। इसी को क्या कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। यानी जब शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक पिंड के समान था, वह अचानक से पूरा टूट गया और सभी पिंड, उसके छोटे छोटे टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में तैरने लगे। वही क्या कहलाता है, बिग बैंग थ्योरी। और जब यह टूटा, ये सब जो छोटे छोटे पिंड देख रहे हैं ना, इन पिंडों के चारों तरफ भी छोटे छोटे तारे, आकाशगंगा मान लीजिए, उसी में से एक तारों में से है। तो इसी में से सभी किसी न किसी पिंड, बड़े बड़े पिंड के सामने जाकर के चक्कर लगाने लगते हैं, जो कि बहुत ढेर सारे तारों का समूह, जहाँ पर यहाँ पर बहुत ढेर सारा तारा हो जाता था, जिसे गैलेक्सी कहा दिया जाता था। क्या कहा जाता था, गैलेक्सी। फिर से एक बार बता दूं, आखिरकार क्या हुआ बिग बैंग थ्योरी में। एक छोटा सा पिंड था, ऐसा समझिए बस समझने के लिए, था तो बड़ा रहा होगा लेकिन एक कल्पना है, ठीक ना। एक छोटा सा पिंड रहा होगा, और ये पिंड क्या हुआ, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, घनत्व तो बहुत ज़्यादा था। ये अचानक से टूटा तो यह घटना बिग बैंग थ्योरी कहलाई। और टूटने के पश्चात में जो उसके खंड हुए, उन खंडों को गैलेक्सी, तारे, ग्रह, तमाम प्रकार की चीज़ बने। ये समझिएगा, जब टूटा तो गैलेक्सी का निर्माण हुआ। अब जो गैलेक्सी थी उसके चारों तरफ, ध्यान पर समझिएगा, जो गैलेक्सी थी, गैलेक्सी के चारों तरफ तारे चक्कर काटने लगे। समझिए ऐसे, हाथ इसे मार देते हैं। जैसे कि एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के चारों तरफ तारे घूमने लगे अच्छे अच्छे। चलो भाई, ये क्या हुआ, गैलेक्सी के चारों तरफ तारे घूमने लगे। अब थोड़ा सा इसे भी पढ़ते चले ताकि इसके साथ हो जाए, नहीं तो हम थ्योरी बता देंगे वाला हमारा छूटा रह जाएगा। देखिए क्या है बिग बैंग सिद्धांत, अब से कितने वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। इधर आ जाए थोड़ा सा, 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड, थोड़ा सा माइक गिर गया है, ठीक है, आज हमें लग जाके वो गिर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड
एक पिंड के समान था, छोटा सा जो पिंड बताए हैं, इसमें एक महाविस्फोट हुआ। आज ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार होते चला जा रहा है। जो विस्फोट हुआ ना, विस्फोट होकर जो पिंड एक जगह चले गए तो उसी जगह नहीं है, वो लगातार क्या होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे से दूरियां क्या होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। इसी से बताया गया कि भाई साहब थोड़ा सा किसी का फोन आ गया था। कहाँ बात हो रही थी, अच्छा ये देखिए शुरुआत में हुआ क्या था, जैसे कि हम मान ले रहे हैं, ये कैसे पता चला कि एक पिंड था। जैसे कि आज ये पता चल रहा है कि ये पिंड है, हम मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक ना। अब पृथ्वी से मैंने कुछ समय पहले यहाँ से किरणें भेजी और यहाँ से रेडियो एक्टिव किरणें भेजी और इसकी दूरी का पता लगाया, आपस में इन दोनों के बीच की दूरियों का पता लगाया। और बहुत समय बाद कुछ दिनों पश्चात फिर मैंने किरणें भेजी यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने देखा कि इनके और इनके बीच की दूरी एक जगह स्थान न रह करके इतनी दूर चले गए हैं, दूर हो रहे हैं। तो मैंने समझा क्या, ये पिंड है जो आपस में अभी भी दूर चले जा रहे हैं। तो एक ऐसा कंडीशन जरूर रहा होगा कि ये सब पिंड जो रहे होंगे एक जगह, एक नज़दीक रहे होंगे, एक नज़दीक, और नज़दीक रहते रहते मैंने कल्पना कर लिया कि ये सभी पिंड क्या रहे होंगे, एक ही रहे होंगे। और अब धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और शुरुआत में क्या थे, एक ही स्थान पे थे, यही था बिग बैंग। तो इन्होंने ही बताया कि आज भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और नई नई गैलेक्सी क्या हो रही हैं, जन्म लेती चली जा रही हैं। आगे क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, एक पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारे के समूह को क्या कहा जाता है साथियों, गैलेक्सी कहा जाता है। जो होता है ना, मैंने बताया था अभी ना कि एक कोई पिंड है, ठीक ना, पिंड, और उसी पिंड के चारों तरफ बहुत ढेर सारे तारे चक्कर लगा रहे हैं, तो इस पिंड को गैलेक्सी कह दिया गया। क्या हमारा सूर्य तारा है, हाँ तारा है। चंद्रमा भी तारा है, पृथ्वी नहीं, ग्रह हैं, ये सब क्या है, ग्रह हैं। तो हमारा जो चंद्रमा है वो क्या है, तारा है। ये भी किसी का चक्कर लगाता होगा जरूर। हाँ, मैंने बोला ना कि जो तारा है वह किसके चक्कर लगाते हैं, गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं। तो मेरा सूर्य भी है ना, वो किसका चक्कर लगाता है, किस गैलेक्सी का, उसका नाम रख दिया गया है दुग्ध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी, ये कोई नाम हो सकता है। तो जो हम लोगों का गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। आगे देखते हैं कि एक गैलेक्सी, मैंने बोला था ना गैलेक्सी के चारों तरफ क्या लगाते हैं चक्कर, तारे। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब, याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक गैलेक्सी में कितने अरब, 100 अरब तारे होते हैं, तब तो गैलेक्सी माना जाएगा। और जो गैलेक्सी होती है साथियों, जैसे गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के जो केंद्र होता है बीच वाला हिस्सा उसे बल्ज बोला जाता है। बल्ज, जो गैलेक्सी बड़ी सी उसके बीच में जो हिस्सा है उसे बल्ज बोला जाता है। यहाँ पर आकाशगंगा और मंदाकिनी मिल्की वे मैंने लिखा है, देखिए क्या है इसमें, पढ़ते हैं समझते हैं। ब्रह्मांड की 100 अरब गैलेक्सियों में से एक है हमारा सूर्य, जिस गैलेक्सी में है उसे आकाशगंगा कहते हैं। समझ रहे बात ना, कि हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें सूर्य रहता है उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं, मिल्की वे, मंदाकिनी कहते हैं। मैंने बता दिया था पहले ही, एक बार पूरा रिकॉल कराऊंगा अच्छे से, ध्यान को समझ लीजिए, फिर बता दे रहा हूँ पूरा रिकॉल। और थोड़ा सा अब फैक्ट की ओर चलते हैं। तो गैलेक्सी तो क्लियर हो गया, गैलेक्सी और क्या, तारे कंफर्म हो गया ना।
हम लोगों की गैलेक्सी क्या है? मंदाकिनी। और तारे, किस तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य उसी का चक्कर लगा रहा है। और जो मंदाकिनी है हम लोगों की गैलेक्सी है, उसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है? जैसे कि हम लोगों का यह एक गैलेक्सी है और इसी का सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है। सूर्य हमारा अच्छा खासा चक्कर लगा रहा है, 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगाता है, अभी आगे बताऊंगा। तो यह चक्कर लगा रहा है सूर्य। कहीं तो और गैलेक्सियां रही होंगी, बहुत ढेर सारी हैं। जो हमारा सूर्य है, हमारी जो गैलेक्सी है, इसके नज़दीक सबसे कौन सी गैलेक्सी है? सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी है? मैंने लिखा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कहाँ पर है भाई? आकाश गंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। क्या है साथियों? एक बार आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, एंड्रोमेडा। जो नज़दीक गैलेक्सी, उसका नाम अच्छे से याद रखिएगा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा है। फिर आगे आती है आकाशगंगा में सबसे चमकीली, हाय चमकीली तारा। आकाशगंगा में सबसे चमकीली तारा, जो हमारी आकाशगंगा है ना, मिल्किया बे, मंदाकिनी, उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सी? सूर्य? नहीं, सबसे चमकीला तारा ओरियन नेबुला। सबसे चमकीला तारा क्या कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला अच्छे से याद रखिएगा। एंड्रोमेडा क्या था? सबसे नज़दीक। और ओरियन नेबुला क्या है? सबसे चमकीला तारा। आगे क्या तो क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर है, ओरियन नेबुला। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, सूर्य के बाद डॉग स्टार। पूरा नाम क्या है? साइरस डॉग स्टार। कुछ भी याद कर लिए, डॉग स्टार भी याद रखेंगे तो हम तो इतना ही याद रख लिए हैं, डॉग स्टार। भाई साहब, डॉग माने कुत्ता और सूर्य के बाद कुत्ता। जो भी हो, आप जैसे भी याद करिएगा, ठीक ना। डॉग स्टार सूर्य के बाद। और सबसे ज़्यादा चमकीला ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। आगे की बात आती है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा। अब सूर्य है ना, उसके आसपास तो बहुत ढेर सारे तारे होंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी है। ऐसे थोड़े से फैक्ट थे, तो इसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, बस याद ही रखना जरूरी है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। अभी हम रिकॉल करवा दे रहे हैं, फिर से रिकॉल करवाएं। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या था? आकाशगंगा में सबसे चमकीली ओरियन नेबुला। और सूर्य के बाद सबसे चमकीला साइरस डॉग स्टार। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। अच्छे से याद हो गया होगा। अब ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य है ना, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी का ना। वो भी कौन सी गैलेक्सी का? नाम क्या रखा गया है? मंदाकिनी ना। चक्कर लगाता है ना, कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में क्या करता है हमारा सूर्य? मंदाकिनी बोला जाए या आकाशगंगा का, क्या करता है? चक्कर लगा। जैसे मंदाकिनी है, सूर्य गया बेचारा 25 करोड़ वर्ष में क्या कर लेता है? चक्कर लगाता है। जब एक चक्कर लगा देता है ना, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य का। बहुत टाइम लग जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जब एक चक्कर लगा लिया तो क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश समझ रहे हैं? वही लाइट। वर्ष मतलब 1 साल ना, इससे नाम से पता चल जाता है।
कि एक साल में जितनी दूरी चली जाए प्रकाश, वही क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। अब भाई से कैलकुलेट किया जा सकता है एक साल में कितनी दूर जा सकती है, ठीक ना। तो एक साल में एक प्रकाश वर्ष बाद कितने किलोमीटर या कितने मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक ना। तो कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी ध्यान दीजिए बात तुम्हारी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यदि किलोमीटर में बदल दिया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। ये तो बड़ा भारी है ना, प्रकाश वर्ष। अच्छा तो बताओ जरा कि सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, और एक ऑप्शन है जो है वो नहीं बोल रहे हैं, पार्सेक। पार्सेक सबसे लंबी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, पता है। एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, 3.6, 3.6 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष, समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब इसका 3 गुना प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ी इकाई क्या सी हो जाएगी, पारसेक। आगे क्या है साथियों, तारे क्या है। तारे हमें ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ही देते हैं वो तो। तारे ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, कैसे देते हैं, क्या उनके पास रखा गया है, हाँ है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो अधिकांशतः वो हाइड्रोजन से ही बनाते हैं प्रकाश, और वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से बनाते हैं। हाइड्रोजन मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, और क्या होता जाएगा, हीलियम बनता जाएगा। इसमें स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, और ऊष्मा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और हीलियम बनेगा। क्या बनेगा, हीलियम। 4 हाइड्रोजन भी होते हैं, हीलियम बनेगा। जब हीलियम बनेगा तो क्या निकलेगा साथियों, जब कोई चीज जुड़ता है ना, ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन करके हीलियम बन गया, क्या निकलेगी साथियों मेरे, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा। लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन हो जाएगी। यदि थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन को लिख दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम प्लस में, एक चीज अच्छा बताइएगा हमें, नाभिकीय संलयन, चलो ठीक है यही होगा, नाभिकीय संलयन। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिल गए तो क्या बन गए, हीलियम बन गया। जब बना ना, जैसे कि इसका परमाणु एक होता है, कितना हो जाएगा, 2 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसका परमाणु हुआ एक होता है, इसका परमाणु हुआ 2 हो जाएगा। और इसके साथ क्या निकल जाता है, कुछ ऊर्जा निकल जाती है, कुछ ऊर्जा। इसकी 4 होती है परमाणु भार। चलिए देखिए, तो साथियों नाभिकीय संलयन समझ में आ गया होगा आपको। जब 2 हाइड्रोजन या कितने भी हाइड्रोजन हो, आपस में हाइड्रोजन मिलते गए, हीलियम का निर्माण होता गया, नाभिकीय संलयन बनता गया। अर्थात सूर्य में जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से आता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से आता है। क्या चंद्रमा भी आता है, नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे की कहानी बढ़ती है, और एक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, धीरे 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 क्या होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म होगी तो क्या होगा, तारा चमकेगा नहीं। तो कैसी कंडीशन आएगी, तारा शुरुआत में जब बहुत तेज चमकता था, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन थी, तो नीला चमकता था। कैसा चमकता था सर्वप्रथम, नीला चमकता था। फिर जब उसकी और थोड़ा सा शक्ति कमजोर हुई तो हरा सफ़ेद चमकने लगा, फिर और हुआ तो पीला चमकने लगा, और लास्ट आते आते गिर करके लाल बन गया, जिसे लाल दानव बोला जाता है। यानी यहाँ पर युवा अवस्था है, यहाँ पर बुढ़ापा अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था है। मैंने यहाँ पर शायद नोट किया है,
अब रेड ज्वाइंट होता है। अच्छा ध्यान दीजिए बात, इसे लाल दानव भी बोला जाता है जब खत्म अवस्था होनी थे। अब रेड ज्वाइंट क्या होता है, वही चीज़ है, जब तारे में ऊष्मा कम होने लगती है तो उसका रंग लाल हो जाता है, जिसे रेड ज्वाइंट कहते हैं। समझ रहे बात ना? पहले नीला हुआ, सफ़ेद हुआ, पीला हुआ, लाल हुआ, यानी लाल आते आते ऊष्मा लगभग लगभग समाप्त सी होने वाली जाती है। इसी समय इसी की स्थिति को रेड ज्वाइंट कहते हैं। जब लाल दाना तारा हो जाता है ना, इसमें विस्फोट हो जाता है साथियों, विस्फोट हो जाता है। तारे में भी बड़ा सा विस्फोट होता है। जैसे तारा है, लाल दाना हो गया है, लाल में खतरे में खत्म होने वाला है, एक विस्फोट होता है। विस्फोट जो होता है ना, उसे सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? सुपरनोवा। अर्थात सुपरनोवा है क्या? जब तारे अपनी अंतिम स्थिति में टूटने वाले होते हैं, टूट जाते, उसी स्थिति को सुपरनोवा कहते हैं। टूटेंगे कब? जब लाल हो जाएंगे, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, तो उसी स्थिति को सुपरनोवा कहेंगे। ये तारा टूट जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब तारा टूटा, अब क्या होगा कंडीशन? दो कंडीशन बनेगी। सूर्य से हम कल्पना करेंगे, यदि सूर्य के, ध्यान पर समझिएगा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, यदि सूर्य के द्रव्यमान से, ध्यान से सुनिए, सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से या तो कम हो सकता है या तो क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। दो कंडीशन। क्या? सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, 1.44 गुना से क्या हो सकता है, या तो अधिक हो सकता है, या जो टूटा हुआ भाग है, या तो कम हो सकता है। देखो यहाँ पर सुपरनोवा के बाद सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम हो सकता है, या तो अधिक हो सकता है। जब कम होगा तो श्वेत वामन बनेगा। कम होगा साथियों मेरे, तो क्या बनेगा? वह श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। जब अधिक होगा तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा, जिसे पल्सर तारा भी बोला जाता है। याद करिए अच्छे से। कम रहेगा तो श्वेत वामन, अधिक रहेगा तो न्यूट्रॉन या पल्सर तारा। श्वेत वामन, न्यूट्रॉन या पल्सर तारा बोला जाता है। जब श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होता है तो ब्लैक वामन बन जाता है। श्वेत वामन से ब्लैक वामन बन जाता है। अब न्यूट्रॉन या पल्सर क्या होता है? न्यूट्रॉन और पल्सर अधिक है ना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से क्या है, अधिक है। द्रव्यमान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसका, सूर्य से भी ज्यादा है, गुना से भी। क्या होगा? जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा है ना, अपने आप को सिकोड़ता चला जाएगा, यानी बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी। जो अगल बगल अणु रहेंगे उन्हें खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, और उसका घनत्व तो बढ़ता रहेगा, उसमें ठसता रहेगा, ठसता रहेगा, ठसता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, सभी द्रव्यमान को अपने में समेट लेगा। जिधर भी द्रव्यमान रहेंगे सब द्रव्यमान अपनी खींच लेंगे, एकदम बढ़िया वाला हो जाएंगे, खींच लेंगे द्रव्यमान। ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि जब जो प्रकाश भी आता है ना, उसमें खींच लेता है, हम जाने ही नहीं देंगे। आओ प्रकाश, आओ प्रकाश, सब जगह से आओ, हम नहीं जाने देंगे। सब प्रकाश आ गया, आ गया अच्छे से है प्रकाश, जाने नहीं दे रहा है। यानी प्रकाश ही आ गया यहाँ पर, जा ही नहीं रहा है, तो क्या किसी को दिखाई देगी? नहीं। जब प्रकाश परावर्तित होती है तब तो दिखाई देता है। बेचारी प्रकाश आई दिखाने के लिए, वो भी आई, उसी में चली गई, दिखाई ही नहीं दे रहा है। उस स्थिति को ब्लैक होल, ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। क्या है ब्लैक होल? क्या है ब्लैक होल? न्यूट्रॉन तारा और पल्सर तारा का एक रूप ही ब्लैक होल। जब ब्लैक होल में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो जितने भी द्रव्यमान होते हैं सब एक ही केंद्र पर आ जाते हैं, घनत्व तो बहुत अधिक हो जाता है, तो और ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ेगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ेगी तो प्रकाश को भी अपने अंदर समेट लेगा, प्रकाश जाने ही नहीं देगा, तो बढ़ती जाएगी और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी, प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा,
प्रकाश नहीं बाहर निकलेगा तो वहाँ पर काला काला दिखाई देगा, काला समझ में आएगा। उसी स्थिति को ब्लैक होल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पढ़ लेंगे। तो एक बार अच्छे से फिर से रिकॉल करा लेते हैं, फिर हम लोग आगे की कहानी बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी भाई, चलिए अच्छा बस करिए, समझ गए होंगे। यदि आवश्यकता होगी तो दूसरी बार वीडियो आप लोग देख लेंगे साथियों। चलना, बाय, जय हिंद, माँ।